दोस्तों साल 1765 में भारत में एक ऐसे सीरियल किलर और ठग का जन्म होता है जिसका नाम सिर्फ लोगों के जुबान पर नहीं बल्कि आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये एक ऐसा कातिल था जिसने उस समय पूरी तरह से अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा करके रख दी थी। बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी में लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए सिर्फ इस ठग का नाम ही काफी था और इस ठग ने पूरे अपने जीवन काल के दौरान एक दो नहीं बल्कि 900 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा था। दोस्तों आज की ये जो कहानी है इसी ठग के जीवन के ऊपर होने वाली है कि आखिर कैसे एक गरीब परिवार से ताल्लुकात रखने वाला शख्स इतना बड़ा ठग बना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष्मान उपाध्याय है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1790 से लेकर 1800 के बीच में। उस समय मद्रास के गवर्नर के पास आए दिन एक दो खबरें ऐसी आती थी कि अचानक सड़कों से राहगीर गायब हो रहे हैं और जैसे ही 1790 से 1800 का दौर बीतता है, यानी कि 1800 से लेकर 1810 के बीच में यह खबर आना काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। लोगों की काफ़ी शिकायतें आने लगती है कि पहले तो एक दो राहगीर गायब होते थे, अब पूरे के पूरे लोगों का काफिला रहस्यमयी तरीके से गायब हो जा रहे हैं और इन गायब होने वाले लोगों में पर्यटक, सैलानी, तीर्थयात्री और व्यापारी लोग भी शामिल थे, क्योंकि इन लोगों के पास ज़्यादा धन होता था, यानी कि ज़्यादा ये लोग पैसे रखे रहते थे और उन ठगों का यही लोग शिकार होते थे। और जो ये लोग गायब हो रहे थे वो मध्य भारत यानी कि आज के मध्य प्रदेश के आसपास ही गायब हो रहे थे, जिसमें जबलपुर, भोपाल, कटनी, ग्वालियर, झांसी इन्हीं रास्तों से ज़्यादातर लोग गायब होते थे। और दोस्तों हैरानी की बात यह थी कि गायब होने वाले लोगों में किसी को लाश नहीं मिल पाती थी। सिर्फ उस समय लोगों को ये बात पता थी कि एक ठग का गिरोह है जो इन लोगों को गायब करती है और यही बात उस समय अंग्रेजी अफसर को भी पता थी। इससे ज़्यादा किसी को कुछ पता नहीं था और धीरे धीरे उस गिरोह का आतंक काफ़ी बढ़ता ही जा रहा था। उधर इंग्लैंड में अंग्रेजी हुकूमत के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की भी घबराहट धीरे धीरे काफ़ी बढ़ने लगी थी। इसी बीच कई अंग्रेज अफसरों का टीम भी तैयार हुआ इन ठगों, इन गिरोहों को पकड़ने के लिए, लेकिन बताया जाता है कि इस ठग और इन गिरोहों ने उन अफसरों की टीम को भी रहस्यमयी तरीके से गायब कर दिया। उनका भी किसी भी प्रकार से कोई भी पता नहीं चला। कहा जाता है कि 1800 से लेकर 1820 के बीच में कई अंग्रेजी अफसर इनको पकड़ने के लिए गए, लेकिन इनका भी उस ठग ने रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दिया। इसके बाद साल 1822 में हेनरी स्लीमेन को मध्य भारत का मजिस्ट्रेट बनाया गया और उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो गायब हो रहे लोगों का पता लगाएं कि आखिर ये लोग कहाँ गायब हो रहे हैं और इन पर एक रिपोर्ट तैयार करें। इसे अंग्रेजों की तरफ से पूरी तरह से छूट दी गई कि आखिर ये लोग हो रहे हैं तो कहाँ गायब हो रहे हैं। दोस्तों ये गायब होने का जो सिलसिला है वो ज़्यादातर दिल्ली से लेकर ग्वालियर, झांसी और जबलपुर, कटनी और भोपाल के आसपास ही हो रहा था, क्योंकि जो तीर्थयात्री हैं, सैलानी हैं और व्यापारी हैं, उन सभी को इन्हीं रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था और इस रास्ते में काफ़ी घने जंगल भी थे। तो विलियम हेनरी ने सोचा कि जो ठग हैं, जो गिरोह हैं, इन्हीं जंगलों का उपयोग करते हैं और इन्हीं जंगलों में छुपकर लोगों पर वार करते हैं और उन्हें मौत का घाट उतार देते हैं। ये सोचकर उन्होंने इस रास्ते में पड़ने वाले सारे जंगलों को साफ करा दिया, लेकिन इस पर भी उन्हें काफ़ी सफलता नहीं मिली। जो गिरोहों का काम है वो चलता ही रहा और लोगों का गायब होने का सिलसिला है वो थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने अपनी जांच में उस ठग के सरदार का नाम का पता लगा लिया कि आखिर ये जो काम है वो कौन करवा रहा है और स्लीमेन ने पाया कि जो ठगों का सरदार है, जो मेन मुखिया है, जिसका नाम बहरम है, उसी के कहने पर उनके जो गिरोह में शामिल लोग हैं वो लोगों को लूटते हैं और हत्याएं करते हैं। उन्होंने अपनी जांच में ये खुलासा किया कि ठग बहरम के गिरोह में लगभग 200 से ज़्यादा लोग सम्मिलित हैं, यानी कि 200 लोगों का इनका गिरोह है जो पूरे मध्य भारत के अलग अलग जगहों में फैले हुए हैं और यही लोग लोगों को टारगेट करते हैं और लूटते हैं और उन्हें लूटने के बाद उनकी हत्या कर उन्हें ज़मीन में दफन कर देते हैं।
बताया जाता था कि इन ठगों के चंगुल में जो एक बार फंस जाता था वो अपने जान और माल दोनों से हाथ धो लेते थे। इन गिरोह से बचना किसी भी प्रकार से संभव नहीं था। जो इनके चंगुल में एक बार फंस जाते थे उनका निकलना किसी भी प्रकार से संभव नहीं था। जिस दौर में ठग बहरम की जुर्म की हुकूमत थी उस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी भी काफ़ी तेजी से भारत में अपना पैर पसार रही थी। आगे अंग्रेज अफसर अपने रिपोर्ट में बताते हैं कि ठग बहरम का जो हत्या करने का तरीका है वो भी बेहद अनोखा था। वो सिर्फ एक पीला रुमाल और एक सिक्के का उपयोग कर लोगों को मौत के घाट उतार दिया करता था, उनके गले को घोंटकर उनकी हत्याएं कर दिया करता था। तभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने विलियम बेंटिक को भारत का जनरल बनाकर तैनात किया। विलियम बेंटिक का मकसद साफ था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों का परचम लहराया जाए, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी तो वो थी ठग बहरम, क्योंकि ठग बहरम का आतंक उस दौर में काफी बढ़ चुका था। दोस्तों, तब गवर्नर जनरल बने लॉर्ड बेंटिक ने पहले से ही बहरम की छानबीन कर रहे स्लीमेन को बुलवाया और फिर से एक बार उन्हें पूरी तरह से छूट दी और सेना की एक टुकड़ी दी जो उनकी हिफाजत कर सके और बहरम को पकड़ने के लिए कहा। जैसे ही बेंटिक का ऑर्डर स्लीमेन को मिला, स्लीमन फिर से बहरम को पकड़ने के लिए लग गए और इस बार उन्होंने पैसे को पूरी पानी की तरह बहाया और एक बार से फिर एक नया जाल तैयार किया। इस जाल में बहरम तो नहीं फंसा, लेकिन बहरम के उस्ताद सैयद आमिर अली फंस गए। कहा जाता है कि उस दौर में स्लीमेन ने काफ़ी पैसे खर्च करके ये जाल बिछाया था, लेकिन इस जाल से भी सैयद अली आमिर जो थे वो फिसलकर निकल गए, यानी कि अब भागने में कामयाब हो गए थे। लेकिन जो आमिर अली के परिवार थे वो स्लीमेन के कब्जे में आ गए, यानी कि अंग्रेजों के पकड़ में आ गए। दोस्तों, लेकिन कई महीनों के जद्दोजहद के बाद भी अंग्रेज अफसर जो थे वो आमिर अली और बहरम खान को नहीं पकड़ पाए थे। लेकिन साल 1832 में आमिर अली जो है वो अपने परिवार को बचाने के लिए अपने आप को ही अंग्रेज अफसरों के हवाले कर देते हैं। लेकिन जो अंग्रेज अफसर थे, जो स्लीमेन थे, उनका मेन मकसद था वो था बहरम को पकड़ना, बहरम को पूरी तरीके से जड़ से मिटाना। आमिर अली उनका मकसद नहीं था, लेकिन जो आमिर अली ही था वो अंग्रेजों को बहरम तक पहुंचा सकता था। लिहाजा कैप्टन स्लीमेन ने अपने हथकंडों से आमिर अली का मुंह खुलवा ही लिया और आमिर अली से पूरी बहरम की ज़िंदगी के बारे में सच भी जानी और इसके अलावा उसके ठिकाने के बारे में भी पता लगाया। आमिर अली कैप्टन स्लीमेन को बताते हैं कि बहरम का जन्म जबलपुर के आसपास एक छोटे से गांव में हुआ था साल 1765 में। बचपन में बहरम ऐसा नहीं था। लगभग 25 साल के उम्र में बहरम की दोस्ती उसके साथ हुई थी और तभी से बहरम ने जुर्म और ठगों की दुनिया में कदम रखा था, जिसके बाद से उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1790 से, यानी कि साल 1790 से बहरम ने अपनी जुर्म की कहानी को शुरू की थी और वो अब तक पहुंच चुकी थी 1832 तक, जो थमा नहीं था, आगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था। जो बहरम था वो अब तक ठगों का सरदार बन चुका था। आखिरकार काफ़ी दबावपूर्ण पूछने पर आमिर अली जो है बहरम का पता कैप्टन स्लीमेन को और अंग्रेज अफसरों को बता देता है। लेकिन यहाँ पर भी कैप्टन स्लीमेन और अंग्रेज अफसरों को कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है। बहरम खान यहाँ से बचकर निकल जाता है और इसके बाद अगले 5 सालों तक बहरम जो है स्लीमेन के हाथ नहीं चढ़ता है। अंग्रेज अफसरों को कोई सफलता नहीं प्राप्त होता है। बहरम जो है अपना काम पहले की तरह ही करता रहता है। लेकिन जैसे ही 5 साल बीतता है, साल 1838 में बहरम खान कैप्टन स्लीमेन के शिकंजे में फंस जाता है और इसके साथ साथ 200 जो ठगों का गिरोह था उसको भी अंग्रेज अफसर पकड़ लेते हैं। और ये जो 200 लोग थे, ये लोग भी सिर्फ एक ही तरीके से लोगों की हत्याएं करते थे, जिस तरीके से बहरम हत्या करता था कि एक पीला रुमाल में एक सिक्का डालकर लोगों का गला घोंट दिया करते थे और इस तरह से लोगों की मौत हो जाया करती थी। अंग्रेज अफसर ने अपने छानबीन में इस बात का खुलासा किया कि अब तक इन गिरोहों ने मिलकर लगभग 931 लोगों की हत्याएं की है, जिसका सरदार बहरम ही था और बहरम ने खुद अपने हाथों से 160 लोगों को मौत के घाट उतारा था।
कैप्टन स्लीमैन ने अपने तफ्तीश और रिपोर्ट में एक बात का खुलासा और किया कि इन गिरोहों का एक खास तरह का भाषा भी था, जिसे इनके शब्दों में रामोसी कहा जाता था। जब ये लोग लोगों को ठगते थे और उनकी हत्याएं करते थे, इस दौरान इस रामोसी भाषा का ये लोग उपयोग करते थे। अंग्रेजों के जासूसों ने भी इस भाषा को काफ़ी समझने की कोशिश की, इस भाषा को डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन वो भी अभी तक इस भाषा को डिकोड नहीं कर पाए थे और ना ही आगे आने वाले समय में कर पाए, क्योंकि ये इनकी एक खास तरह की भाषा होती थी। इस अफसर जो स्लीमैन अफसर था, उसने आगे अपने छानबीन में ये भी बताया कि जो ये मारने वाले गिरोह हैं वो सिर्फ एक मुस्लिम गिरोह नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर लोगों की हत्याएं करते हैं और साथ में माता काली की जय बुलाते हैं। यानी कि एक देवी की ये पूजा करते हैं जिसे माता काली कहते थे, यानी कि इनकी एक अलग तरह की देवी भी थी। यानी कि इसमें सिर्फ कोई एक जाति धर्म के नहीं थे बल्कि हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर इन हत्याओं को अंजाम देते थे। दोस्तों, अंग्रेज अफसर और कैप्टन स्लीमैन द्वारा पूछे जाने पर बहरम भी बताता है कि इनके गिरोह में से 2-4 लोग, जिन लोगों को ये लोग लूटने वाले होते थे, उनके जो काफिले हैं उनमें शामिल हो जाया करते थे और उनसे दोस्ती कर लिया करते थे और आगे बढ़ते जाते थे। और रात में जहाँ पर ये लोग जो सैलानी थे, तीर्थयात्री थे या व्यापारी थे, ये लोग आराम करते थे, वहाँ पर इनकी स्थिति का अंदाज़ा लगाया करते और जैसे ये लोग सो जाया करते तो इनके जो टीम के जो सदस्य थे, यानी कि जो इनके गिरोह के लोग थे, वो लोग अपने भाषा जो रामोसी भाषा है उसमें गीदड़ या कोई भी जानवर का रोने का आवाज़ निकालते, जिससे इनको संकेत मिल जाता और ये लोग भी उन पर हमला कर देते थे। और इस तरह से ये लोग उनका गला घोंटकर उनको वहीं मार देते थे, उनको बचने का भी मौका नहीं देते थे। इसके बाद आगे इनके ही गिरोह के कुछ लोग, कुछ ऐसे सदस्य जो होते थे, वो लोग गड्ढे खोदते थे और इस गड्ढे को बड़ा खोदा जाता था ताकि ये मरे हुए लोगों को ये लोग उसमें दफन कर सके और बाकी लूटे हुए सामान को ये लोग अपने साथ ले जाया करते थे। और ये जो लोग गड्ढा खोदते थे उनका भी एक बिल्कुल अलग रिवाज था, जिसमें बहरम बताता है कि सबसे पहले ये लोग कश्ती में जल डालकर और शराब डालकर और फूल चढ़ाकर उसका पूजा करते थे। उसके बाद मरे हुए लोगों को बारी बारी से इसमें दफन कर दिया करते थे और कुछ लोग दूर रहकर निगरानी करते ताकि पीछे से कोई और लोग तो नहीं आ रहे हैं, और इन्हें कोई भी प्रकार के खतरा देने पर अपने भाषा में ये लोग संकेत करके आगे जो लोग दफन कर रहे होते थे उनको संकेत देते थे ताकि वो लोग सतर्क हो जाए। इस तरह से ये लोग अपने पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते थे। ठग बहरम ने यह भी बताया कि इनके गिरोह में जितने भी लोग सम्मिलित थे, यानी कि शामिल थे, उनको मारने का तरीका उसी ने सिखाया था पीले रुमाल और उस सिक्के के बदौलत, यानी कि पीले रुमाल में सिक्के को डालकर उनका गला घोंट दिया करते थे। ये तरीका जो था वो बहरम का ही था, क्योंकि इनका ये तरीका, इस तरह से लोगों को मारने का तरीका ऐसा भी था कि अगर ये लोग खून बहाकर मारते हैं तो इनकी देवी नाराज हो जाएगी या इनसे रूठ जाएगी करके ये लोग जो हैं वो इस तरीके से हत्याएं करते थे। और जितनी भी हत्याएं साल 1790 से लेकर 1838 के बीच में हुई, उन सारी हत्याओं को इन्होंने कुछ इसी तरीके से अंजाम दिया था। इस बीच में पूरे 931 लोगों की हत्याएं हुई थी। इस तरह से दोस्तों अगले 2 साल तक ठग बहरम के खिलाफ अदालत में मुकदमा चला गया, यानी कि 1838 से लेकर 1840 के बीच में ठग बहराम को लेकर अदालत में मुकदमा चला। इसके बाद ठग बहराम को जबलपुर के पास कटनी में एक पेड़ में खुलेआम लटकाकर फांसी की सजा दे दी गई थी। इसके साथ ही इसके गिरोह के 40 और लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे भी फांसी का सजा सुनाया गया था। इनमें से कुछ लोगों ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए, जिसके बाद उन्हें सुधार गृह भी भेजा गया था। तो इस तरह से दोस्तों ये कहानी थी ठग बहरम की। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक कर ऐसे ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।